एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम के बाद मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। आई एम सो सॉरी, काफ़ी लेट हो गई। मैं रिव्यू आप लोगों के साथ बहुत पहले शेयर करना चाह रही थी, लेकिन हेल्थ इशू की वजह से वीडियो नहीं शेयर कर पा रही थी क्योंकि बोल नहीं पा रही थी। मेनली प्रॉब्लम यही थी। कोई और प्रॉब्लम होती तो वीडियो शूट कर लेती, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि रिव्यू वीडियो है, लेकिन बोलने में ही हमको सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। आज भी मैं बहुत तेज़ नहीं बोल पा रही हूँ और फर्स्ट टाइम इस माइक के साथ मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो मुझे नहीं पता कि वॉइस कैसी रिकॉर्ड हो रही है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सुन सकते हैं। तो चलिए वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे हम कि हमारा पेपर कैसा गया, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर। क्या मैं खुद को मेंस में देख रही हूँ, क्या मैं प्री क्वालिफाई हो रही हूँ, क्या उम्मीद कर सकती हूँ अपनी परफॉर्मेंस से। थर्ड बात करेंगे कि पेपर कैंसिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या कुछ चल रहा है, उन सारे टॉपिक्स पे भी बात करेंगे। तो पूरी वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ आएगा, नहीं तो आपके क्वेश्चन कंटिन्यू बने रहते हैं। तो प्लीज़ ये वाली वीडियो पूरी देख लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा पेपर कैसा गया। तो सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट पेपर की। तो फर्स्ट पेपर हमारा एवरेज गया है, बहुत अच्छा नहीं मान सकते हैं। मेरे अटेम्प्ट जो हैं वो 121 है, तो आई होप कि मुझे क्लियर करवाए प्री। लेकिन अभी जिस तरीके का माहौल चल रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। अभी हमारे जो पेपर है उस पर बात कर रहे हैं। आप लोग ये बिल्कुल भी सोच के परेशान मत होइएगा कि बाहर कुछ और चल रहा है, इनके दिमाग में कुछ और चल रहा है, ऐसा नहीं। उस टाइम की जो उथल पुथल थी मेरे दिमाग में, उस पर हम बात कर रहे हैं। तो वो 121 क्वेश्चन करने में मेरे पसीने छूट गए ठंड के मौसम में भी, क्योंकि पेपर मेरे लिए इजी नहीं था। मेरे लिए पेपर बहुत टफ था। खास करके जो कथन कारण वाले थे उसमें से एक ऑप्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा था, एक ऑप्शन नहीं क्लियर हो रहा था। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो एंड तक जाते जाते क्लियर हुए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो एंड तक रह गए। तो उन सारे क्वेश्चन के साथ हमने रिस्क नहीं लिया, जिसमें मुझे ऐसे लग रहा था कि 80-20 का रेशियो जा रहा था कि 80% करेक्ट है, 20% रिस्क ले सकते हैं। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, क्योंकि विदाउट रिस्क आप किसी भी एग्जाम का प्री नहीं क्लियर कर सकते हैं। कोई ऐसा पेपर नहीं होगा जिसमें आपको 90% क्वेश्चन आते हुए मिलेंगे। तो बस उसी थॉट के साथ मैं गई और मैंने अपना बेस्ट देने का ट्राई किया। तो फर्स्ट पेपर मेरे लिए एवरेज गया है। फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा नहीं गया है, लेकिन सेकंड पेपर बहुत अच्छा गया है, उम्मीद से ज़्यादा अच्छा गया है। वो इसलिए भी कि थोड़ा सा प्रिपरेशन थी इस बार, और सेकंड चीज़ कि हर बार की अपेक्षा इस बार का पेपर बहुत ज़्यादा ईजी था। अगर आप 2017 का प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे उसमें भी हिंदी काफ़ी टफ थी। आप 2016 का जो फर्स्ट पेपर हुआ था, क्योंकि 2016 के भी पेपर में यही स्थिति बनी थी, उस बार भी पेपर आउट हुआ था और बच्चे सड़क पे उतरे, कैंसिल हुआ पेपर और वापस से 2018 या 20 में, ऐसे कुछ 20 में कराया गया पेपर। तो उसकी भी हिंदी आप देख सकते हैं काफ़ी टफ थी। जो री एग्जाम कराया गया था उसकी हिंदी थोड़ी इजी थी, लेकिन जो उसका फर्स्ट पेपर था वो काफ़ी टफ था। प्रीवियस ईयर पेपर आप देख सकते हैं। तो इस बार की हिंदी उम्मीद से ज़्यादा इजी आ गई, और मेरे ही नहीं, मैक्सिमम बच्चों के 55 प्लस गए हैं। इसलिए सेकंड पेपर में मैं 100% स्कोर कर पाई, लेकिन फर्स्ट पेपर वहीं डगमगाया हुआ है। तो देखते हैं कि क्या होता है। अब आते हैं कि क्या हम प्री क्वालिफाई हो पाएंगे या नहीं। तो उम्मीद है कि हाँ, प्री क्वालिफाई हो पाएंगे। उस टाइम की जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उस पर मैं बात कर रही हूँ। तो उस टाइम की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मैं अपना काउंट कर रही थी। तो मैं ये कर रही थी, अगर सब कुछ काट पीट के 90 भी आ जाए और उधर हमारे 60 नंबर बन रहे हैं हिंदी में, तो अच्छे खासे स्कोर है, तो मैं प्री क्वालिफाई हो जाऊंगी। लेकिन अभी का जो सिनेरियो चल रहा है, जो बाहर निकले और पता चला कि पेपर वायरल हुआ, पेपर आउट हुआ, उसने सारी एक्सपेक्टेशन को धड़ाम कर दिया। क्योंकि आप ये सोच ही नहीं सकते हैं कि आपका जीएस आप बहुत काट पीट के 80-90 के अराउंड आ रहे हैं और कोई 102, 103 क्वेश्चन करेक्ट करके बैठा है जीएस का, और उसे पूरी बुकलेट मिल गई, उसे पूरा हैंड रिटन नोट्स मिल गए आपके बुकलेट के ही। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप मेहनत से जाके क्वेश्चन सॉल्व करके आए हो, किसी को मिला हुआ है पूरा पहले से सॉल्व क्वेश्चन पेपर मिल गए हैं, तो उस इंसान को बीट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। और बहुत
तो ये सारी खबरें ने डिमोटिवेट करती हैं। ऐसे लगता है कि क्या हम लोगों के पास कुछ नहीं है, हम लोगों के पास मेहनत ही है। अगर सेंटर पे कोई ये कह देता है कि 5,000 रुपये तुमको पेपर दे रहे हैं, तो वो 5,000 भी नहीं है अपने पास कि वो 5,000 किसी को दे के और पेपर आप ले लो। तो समझ नहीं आता कि हम अपने करियर को कैसे बनाएं, हम लोगों के जीवन में रोशनी कैसे आएगी, हम लोग ऐसा कौन सा गुत्थी सुलझाएं जिससे हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो। क्योंकि हम लोगों के पास मेहनत के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ कि हम ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ पे अगर एक वक्त की रोटी भी कमानी है ना, तो उसके लिए उससे ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। तो हम लोग इस 4 दीवारी के कमरे में बैठ के दिन रात गिनते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, ये सोचते हैं कि आने वाला कल हमारा अच्छा होगा। लेकिन जब तक ऐसे हमारे सिस्टम वर्क करते रहेंगे, तब तक क्या हम लोगों के सपनों को वो धार मिलेगी जो हम लोग चाह रहे हैं। तो बहुत दुख होता है, बहुत होपलेस फील होती है। ऐसे लगता है कि क्या करें, आगे क्या करना चाहिए हमें। अपने आप से कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसका जवाब नहीं मिलता है खुद को। हम लोग अगर इकोनॉमिकली वीक फैमिली से आते हैं, ये हम लोगों की गलती नहीं है। अगर हम लोग मेहनत करके आगे कुछ नहीं करना चाहते तो हम लोगों की गलती होती कि हम लोग गरीब घर में पैदा हुए और गरीब ही रहना चाहते हैं। लेकिन जब हम लोग दिन रात एफर्ट लगा रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि कुछ अच्छा कर ले, ये सारा सिस्टम इतना भ्रष्ट है कि हम लोगों की उम्मीदों पे पानी फिर जाता है। तो इसमें हम लोगों की गलती है या फिर सरकार की गलती है या फिर उन लोगों की गलती है जो ये सब चीजें करते हैं। और एक चीज़ मैं अपना पर्सनल चॉइस बता रही हूँ, जो मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही है कि जब तक सरकार का सपोर्ट नहीं होता, मैं ये नहीं कहती हूँ कि डायरेक्ट गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन गवर्नमेंट के लोग इन्वॉल्व हैं तभी ये सब चीज़ें संभव हो पाती हैं। अगर गवर्नमेंट का सिस्टम इसमें इन्वॉल्व नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि सेंध मार इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आपके लॉकअप के अंदर से बुकलेट निकाल के और उसका आंसर लिख के वायरल कर देते हैं और आप इतने भोले भाले हो, इतने सीधे साधे हो कि आपको कुछ पता ही नहीं चलता है। यार दिल दुखता है। हम लोगों के पास क्या है? कुछ नहीं है। हम लोग अपना जो कुछ था वो सब कुछ यहाँ पे दाव पे लगा के और एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कोई ये नहीं देखता है कि हम लोग कितना मेहनत किए हैं। एक फेलियर का ठप्पा लग जाता है, जो अपने पास है वो भी गया, जो आपकी इमेज है उस पर भी एक सवाल लग गया। आप लोगों को जवाब भी नहीं दे पाते हो, अपना पेट भी नहीं भर पाते हो, तो जाए इंसान कहाँ, क्या करे, आगे कौन सा रास्ता उसके लिए खुला है। तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हम जैसे एस्पिरेंट के लिए यही होता है। अगर आप कोई भी वैकेंसी निकाल रहे हो, एक तो इतना लेट आप वैकेंसी देते हो, पर ईयर के हिसाब से आरओ की वैकेंसी नहीं आती है, 1 साल 1.5 साल 2 साल का गैप दे के आती है। इतने गैप पे भी आप एक पेपर नहीं करा पा रहे हो। सबसे बड़ा आयोग यूपी का पेपर करा रहा है, फिर भी एक सही से पेपर नहीं करा पा रहा है। और 10 लाख फॉर्म पड़े थे, क्या आपके पास मंडल में सेंटर नहीं थे? सेंटर ऐसे गांव में क्यों बनाए गए? जब तक ऐसे छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे जगहों पे सेंटर बनाए जाएंगे तो पेपर तो वायरल होगा ही ना। इतने ज्यादा बच्चे नहीं थे कि मंडल स्तर पे पेपर कराना संभव नहीं था। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ये पेपर मंडल स्तर पे नहीं कराए गए हैं, और जब भी ऐसा होता है तो बहुत बड़ी धांधली होती है। लेखपाल का पेपर हुआ, वायरल हुआ, आपका यूपीपी का पेपर हुआ, वायरल हुआ, आरओ का पेपर हुआ, वायरल हुआ। तो हम जैसी फैमिली के बच्चे कैसे ये हिम्मत जुटा पाएंगे कि नहीं, हम पढ़ के एग्जाम दे के और अपना फ्यूचर अच्छा कर सकते हैं, आज जो हमारी परिस्थितियां हैं उसको बदल सकते हैं। ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है पेरेंट्स के लिए भी एक्सेप्ट करना कि नहीं पेपर अच्छे से होगा। और एक एस्पिरेंट की खुद मनोस्थिति आप समझिए कि वो दिन रात एक करके मेहनत करता है, पढ़ाई करता है। हम लोग बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होते तो हम लोग ये छोटे मोटे एग्जाम को क्रैक करने की प्लानिंग ही नहीं करते, हम लोग डायरेक्ट यूपीएससी क्लियर करने की सोचते। लेकिन हम लोगों को भी पता है कि हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं है। मिल गया तो लक है, मिल गई तो मेहनत है, नहीं मिला तो हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हम पहले सोच रहे हैं हम लोग कि एक छोटे सा कुछ भी अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए मिल जाए, उसके बाद हम अगला स्टेप लें, अगला कुछ प्लान करें बड़ा, या जो भी दिमाग में चल रहा है। तो समझ नहीं आता कि
सरकारों पे भरोसा किया जाए, इस सिस्टम पे भरोसा किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि जब सिस्टम से फेल्ड होते हैं तो बड़ा होपलेस होते हैं, बहुत हेल्पलेस वाली फीलिंग रहती है, लगता है कि क्या कर सकते हैं हम, हमारे कंट्रोल में क्या है, कुछ नहीं है। और ये बात हम लोग जहाँ से आते हैं वहाँ के लोगों को नहीं समझ में आती है, वहाँ के लोगों को समझाना ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी ये माइंडसेट बना हुआ है कि अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आपके पास 10 लाख 15 लाख रुपए होने चाहिए, तब जाके आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, क्योंकि सीटें बिकती हैं। क्योंकि हम लोगों के यहाँ के बच्चे ज़्यादातर या तो आर्मी ज्वाइन करते हैं या तो पुलिस में जाते हैं। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो टीचिंग डिपार्टमेंट को चूज करते हैं, बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो कोई अधिकारी रैंक की नौकरी को चूज करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत रिस्क है। सीटें उंगलियों पे गिन के आती हैं, फॉर्म लाखों में पड़ते हैं। तो यहाँ किस्मत का भी बहुत बड़ा गेम होता है, यहाँ आपकी मेहनत का भी बहुत बड़ा गेम होता है। और हम लोग जैसे पृष्ठभूमि से आते हैं, वहाँ के बच्चों का जो बेसिक एजुकेशन होता है वो इतना वीक रहता है कि यहाँ आके हमें बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है। मैंने खुद बेसिक पढ़ा है, मैंने खुद एनसीईआरटी पढ़ा है। अगर मैं बेसिक नहीं पढ़ी होती तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं आज कह रही हूँ ना कि मैं 60 में 60 क्वेश्चन करके आई हूँ आरओ एरो का, हिंदी का। लेकिन वही हिंदी का पेपर अगर आप मुझे आज से 4 साल पहले दे दिए होते तो 20-25 जाते जाते हद हो जाती, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है मुझसे। ये नहीं समझ आता है कि गवर्नमेंट का सिस्टम क्या है, गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, क्या इनके पॉलिसी होते हैं जिसमें इतनी लीकेज हो जाती है कि एक स्टूडेंट सोच ही नहीं पाता है कि अगला एग्जाम दे या ना दे। ज़्यादा दुख होता है जब पेपर वायरल होता है, क्योंकि हम लोग बहुत मुश्किल से एक एक दिन करके प्रिपेयर करते हैं पेपर के लिए। पेपर देने जाने तक ऐसे लगता है कि हमारी तैयारी पूरी नहीं हुई है, और उसके बाद किसी तरीके से पेपर फेस करते हैं। गिन गिन के क्वेश्चन आते हैं कि हाँ हमने इतना किया है, मेरे इतने स्कोर बन रहे हैं। बाहर आते हैं तो पता चलता है कि पेपर वायरल हो गया, और इस लेवल पे वायरल हुआ है कि मैक्सिमम लोगों के हाथ लगा है, जिसमें गिन के 411 सीट है, 10.5 लाख लोग अपीयर हुए हैं एग्जाम में। तो उसमें से अगर 10,000 के पास भी वो पेपर पहुंचा होगा तो क्या हम वहां पे हैं जहाँ पे हम मेंस लिखे? उस स्थिति में हम जा सकते हैं? क्या उन सॉल्वर्स को हम बीट कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है अपने आप में। तो बहुत पेनफुल है हम लोगों के लिए, और बहुत शर्मिंदगी की बात है गवर्नमेंट के लिए भी। गवर्नमेंट इस चीज को माने या ना माने, गवर्नमेंट के लिए भी बहुत शर्मिंदगी की बात है कि आप कहते हैं कि हम पारदर्शिता रखते हैं, हम किसी भी एग्जाम को बहुत पारदर्शी तरीके से कराते हैं। आप इतने पारदर्शी तरीके से कराते हैं कि आपका बुकलेट वायरल हो जाता है। तो ये बहुत पेनफुल है हर उस एस्पिरेंट के लिए। उस एस्पिरेंट से पूछिए, बच्चे जाके लोक सेवा आयोग पे धरना दे रहे हैं, 10-10 साल से तैयारियां कर रहे हैं, उनके कलेजे पे क्या बीत रही है ये उनसे पूछिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेन है जिसको हम ना कैमरे पे दिखाते हैं, ना कोई एस्पिरेंट किसी से कहता है। सबके साथ एक अपना अलग स्ट्रगल चलता है, सबका एक अपना अभी बैड टाइम चल रहा है, जिसको इंसान समेट के आगे बढ़ रहा है कि कल कुछ अच्छा हो जाएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसे सिस्टम के साथ ये उम्मीद करना राइट है? ये मुझे नहीं समझ आता। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, आप लोग क्या सोचते हैं। तो कंटिन्यू बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं कि पेपर वापस से कराया जाए, री एग्जाम कराया जाए। देखते हैं गवर्नमेंट का क्या डिसीजन आता है। जो भी डिसीजन आएगा उसको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है। हम लोग सिर्फ सत्ता में बैठे उन लोगों के हाथ के एक मोहरा है, जैसे वो लोग नचाएंगे वैसे नाचना है हम लोगों को। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये पेपर कैंसिल होगा और वापस से री एग्जाम होगा, और जो मेहनत करने वाले एस्पिरेंट हैं उन्हें मौका मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता था, मैं सोचती थी कि मैं क्या बोलूं वीडियो में, मैं कौन सा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं। बहुत डिफिकल्ट हो रहा था मेरे लिए कैमरे पे आना, लेकिन हिम्मत जुटा के अपना जो रिव्यू था वो मैंने शेयर किया। जो मेरे दिमाग में चल रही है, जो मेरी फीलिंग्स है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।